Summer health. Your parents are at home and it is 44 degrees outside. Do you think are they safe? आज का हमारा पॉडकास्ट इसी टॉपिक को लेकर है। हम सोचते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है तो ये ठीक है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। 44 डिग्रीज़ भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है 44 डिग्रीज़ 52 की तरह महसूस होने लग गया है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में एल्डरली लोगों में हीट की वजह से डेथ का रेट 85% तक बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एल नीनो का फिनोमिना सुन रहे हैं न्यूज़ में, और आपस में भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बुज़ुर्ग हमारे घर में जो बैठे हैं, क्या वो इतनी सेफ़ हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सर्वोदय हॉस्पिटल से एक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल शिखा हमारे साथ हैं आज। आइए उनसे कुछ इस टॉपिक पर बात करते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है, हम लोग ये सोचते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है और इसमें हमारे घर में बुज़ुर्ग जो हैं वो सेफ़ हैं और उनके लिए जो माहौल हम लोगों ने सेट किया है वो बिल्कुल अपने हिसाब से अच्छा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स देखती होंगी, तो आप क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं और कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ हमें आज जानकारी दीजिए। जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनका जो थर्स्ट मैकेनिज्म है वो इतना एक्टिव नहीं होता है। जो अगर हम यंग लोगों से कंपेयर करेंगे तो उनका जो ब्रेन में थर्स्ट सेंटर है वो कम सेंसिटिव हो चुका होता है, तो उनको प्यास ऑलरेडी कम लगती है। तो ऐसे केसेस में जब तक उनको प्यास लगनी शुरू होती है तब तक ऑलरेडी डिहाइड्रेशन सेट इन हो चुका होता है। तो और हमारी ये भी सोच है कि अगर पेशेंट्स एसी में रह रहे हैं तो कूल एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। बट एसी का काम है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना, वो हाइड्रेशन कभी भी मेंटेन नहीं कर पाता। तो जिस भी घर में बुज़ुर्ग हैं, एल्डरलीज हैं, प्लीज़ ध्यान रखें कि वो प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहें और उनके प्यास लगने का वेट ना करें। हमने ये देखा है अक्सर कि बुज़ुर्गों को प्यास नहीं लगती, जैसा कि आपने बताया अंदर से, लेकिन उनका सिस्टम जो है बॉडी ड्राई हो रही है। तो ऐसे में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं? उनको पानी कैसे पिलाएं? अगर प्यास नहीं लग रही तो उन्हें ज़बरदस्ती तो पानी नहीं पिला सकते। तो ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, बुजुर्गों में उनका एक तो थर्स्ट सेंटर जो है ब्रेन का वो कम सेंसिटिव हो जाता है। उनकी किडनीज भी थोड़ा वीक होने लग जाती है, जिससे कि पूरा वाटर जो है वो निकलने लगता है बॉडी से। तीसरा एक और हार्मोन होता है ADH हार्मोन, जिसका काम है बॉडी में वाटर को कंजर्व करना, वो हार्मोन सिस्टम भी फेल होने लगता है। तो इन 3 रीजंस की वजह से उनको प्यास कम लगती है। एंड मोर ओवर मोस्ट ऑफ द एल्डरली जो है डायबिटीज़ या बीपी की मेडिसिन ले रहे होते हैं, डायूरेटिक्स चल रही होती है जो कि वाटर लॉस कराती है। तो इस केस में भी उनका डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि एल्डरलीज को एक तो पानी उनके बिल्कुल बेड साइड टेबल पे बिल्कुल रीच में रखना है हमेशा। उनको एवरी 1 to 2 आवर्स स्मॉल सिप्स देते रहें, क्योंकि वो एकदम से पूरा ग्लास नहीं पी पाएंगे। 1 to 2 स्मॉल सिप्स देते रहें। थोड़ा सा पानी को फ्लेवर कर सकते हैं, लेमन या मिंट डाल सकते हैं, जिससे उनको टेस्ट थोड़ा अच्छा लगे। अगर वो प्लेन पानी नहीं पी पा रहे, देन यू कैन गिव अदर फ्लूइड ऑप्शंस जो हेल्दी हैं, जैसे लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, इस तरीके की चीज़ों को आप उनकी इसमें डाइट में ऐड कर सकते हैं, सो दैट दे रिमेन हाइड्रेटेड। एंड ऑल्सो अगर कोई केयर गिवर है उनका जो साथ में रहता है, जो उनका ध्यान रखता है, तो उनको बोलिए कि वो बॉटल पे थोड़ी मार्किंग्स लगा के रखे, ताकि एक टोटल हमारे पास रहे कि दिन भर में इन्होंने कितना इंटेक लिया है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे घर में बुज़ुर्गों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम देखते हैं कि अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हाई रिस्क कैटेगरी क्या होती है। हम देखते हैं कि चक्कर नहीं आ रहा या वो फिट हैं, तो हाई रिस्क कैटेगरी में कौन लोग आ जाते हैं और उनसे कैसे डील किया जाए? हाई रिस्क कैटेगरी की अगर बात करें तो जो पेशेंट्स हमारे डायबिटीज़, बीपी के पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं,
सो ऑल दीज पेशेंट्स आर अंडर हाई रिस्क कैटेगरी. अपार्ट फ्रॉम देम जो पेशेंट्स मेडिकेशंस में है, बीपी की मेडिसिन जिनकी चल रही है, जिनका बीपी इजीली ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं अगर वो डिहाइड्रेट होते हैं, तो डायूरेटिक्स पे है पेशेंट्स. कुछ पेशेंट्स आजकल कोग्निटिव डिसफंक्शन भी बहुत देखा जा रहा है एल्डरलीज में, जैसे अल्जाइमर्स है या मेमोरी इश्यूज है उनको. तो इस तरीके के पेशेंट्स भी हाई रिस्क पे होते हैं क्योंकि वो पानी पीना भूल जाते हैं. सो ऑल ऑफ दीज पेशेंट्स शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर देयर इनटेक एंड वी शुड मेक श्योर कि इनका जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन है. ज़रूर इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे. बट एक कन्फ्यूजन रहता है. नॉर्मली हम कहते हैं कि पानी पिला दो, तो क्या पानी इनफ है? और ORS का भी आजकल चलन देखा गया है, तो कब ORS देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए? जैसे अगर रूटीन की बात करें, रूटीन हाइड्रेशन की बात करें, तो नॉर्मल पानी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ इज़ गुड इनफ. अगर आपको लग रहा है स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर, तो इस तरीके की चीज़ें देके आप उनको हाइड्रेट करें. बट अगर लग रहा है कि पेशेंट को वीकनेस है, सीवियर वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को, वॉमिटिंग्स हैं, लूज स्टूल्स हो रहे हैं पेशेंट को, हाई ग्रेड फीवर है, सो इन केसेस में क्या होता है कि एल्डरलीज टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ वाटर. तो इस केसेस में हमें, क्योंकि सॉल्ट लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो रहा है, तो वी शुड डेफिनेटली गिव देम ORS. पानी इज़ नॉट गुड इनफ. So if they are suffering from all these symptoms and signs, then we should definitely go for ORS. That's something which is very informative. हमने नोटिस किया है कि गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही. न्यूज़ में हम एल नीनो और ला नीना के बारे में, फिनोमिना के बारे में बहुत सुन रहे हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एल नीनो और ला नीना क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें. एल नीनो एक फिनोमेनन है जिसमें पैसिफिक ओशन गर्म हो रहा होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहे होते हैं और हीट वेव्स जनरेट हो रहे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं इंटेंसिटी में, और आजकल दे लास्ट लॉन्गर ऑल्सो. जो आपका ला नीना है उसमें क्या होता है कि पैसिफिक ओशन कूल हो रहा होता है और ह्यूमिडिटी एंड रेन बढ़ रहा होता है. सो दैट इज व्हाट इज एल नीनो एंड ला नीना. ओके, सो एल नीनो और ला नीना, इसका हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एल नीनो में जब टेम्परेचर्स हायर हैं, ड्रायर टेम्परेचर्स होते हैं, तो हमारे चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक्स, इनके केसेस बढ़ जाते हैं. और ला नीना जो कि ह्यूमिडिटी से, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें जैसे आपके फूड बॉर्न इन्फेक्शंस जैसे डायरिया हो गया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस जैसे मस्कीटो से फैलने वाली बीमारियां, जो मच्छर से फैलने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, ये बढ़ने लग जाते हैं. फंगल इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है. सो देखा गया है, ऐसे स्टडीज़ हैं जिसमें एल नीनो के बारे में कहा गया है क्योंकि ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. तो इसमें एल्डरली लोगों का इंटरनल कूलिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा होता ठीक से. तो ऐसे सिस्टम में हम क्या कर रही हैं? जो हमारा नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि स्वेटिंग और इवेपोरेशन दोनों चीज़ें जो है हमारी बॉडी को कूल करती हैं. तो एल्डरलीज में एक तो स्वेट ग्लैंड्स भी थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं और ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना तो बन रहा होता है बॉडी में बट इवेपोरेट नहीं कर पाता. सो इट्स अ मिथ कि बॉडी कूल हो रही है, अंदर से हीट एक्चुअली ट्रैप हो रही होती है. तो दैट इज़ वाई एल्डरलीज आर मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन. ओके, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी गुड. बट नॉर्मली ये देखा गया है कि आजकल क्योंकि टेम्परेचर इतना वेरिएशन हो रही है, अप्रैल में अभी तक तो मौसम ठीक जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है जंपिंग, जबकि लास्ट ईयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया था और हीट वेव शुरू हो गई थी. सो ये जो 30 डिग्रीज से 44 डिग्रीज पे सडन जंप जो आता है, उसका बुज़ुर्गों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसे कैसे डील किया जाए? जो ये स्लो ट्रांजिशन ऑफ टेम्परेचर होता है दैट इज़ ऑलवेज बेटर बिकॉज बॉडी को टाइम मिलता है अडाप्ट करने के लिए. हीट एक्लिमेटाइजेशन के लिए बॉडी को टाइम मिलती है. तो एल्डरलीज को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, उनकी बॉडी धीरे धीरे करके अडाप्ट कर लेती है. जो सडन प्रेसिपिटेशन ऑफ हाई टेम्परेचर हो रहा है, जो एकदम से 30 से 44 या 45 डिग्रीज पहुंच रहा है, सो इट कैन एक्ट एज अ शॉक फॉर द एल्डरलीज. और ऐसे केसेस में उनका सडन बीपी ड्रॉप, एक्सट्रीम वीकनेस, डिजीनेस और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं मिल पाता बॉडी को. समथिंग वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. इसी में हमने देखा है
कि लोग अपने आजकल डाइट के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं और उसमें कैसा गर्मी के मौसम में क्या कूलिंग फूड्स हैं जो हमको अडॉप्ट करने चाहिए स्पेशली एल्डरलीज़ के लिए, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? समर्स में बेसिकली एक तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना चाहिए एल्डरली को, थोड़ा थोड़ा खाएं, लाइट फूड, हाइड्रेटिंग फूड खाना चाहिए जिसका वाटर कंटेंट अच्छा होता है। जैसे फ्रूट्स में आप वाटरमेलन दे सकते हैं, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, दे हैव गुड वाटर कंटेंट। सैलड्स दे सकते हैं, क्यूकम्बर एंड टोमेटो, उसमें भी काफ़ी अच्छा पानी का कंटेंट है। दाल, लस्सी, दही, ये सब लाइट हाइड्रेटिंग फूड है जो एल्डरलीज को देना चाहिए। जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसमें बहुत ही ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव टी कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दैट कैन कॉज डिहाइड्रेशन, एंड अगर अल्कोहल कंजम्पशन लोग करते हैं तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। ओके। आजकल एक और ट्रेंड देखा गया है एक्सरसाइज का। लोग बाग काफ़ी डिसिप्लिन हैं कुछ एक्सरसाइज करने के बारे में, लेकिन 44 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में मॉर्निंग में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, योगा के लिए जाते हैं। तो एक्सरसाइज का क्या रिजीम रहना चाहिए और हमको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त? जैसे एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बट इतना एक्सट्रीम हीट में जो हमारा मेन पीक पीरियड है 10 बजे से लेके 5 बजे तक, तो हमें अवॉइड करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज, स्पेशली एल्डरलीज। जो अर्ली राइजर्स हैं वो बिफोर सनराइज या बिफोर 8 o'clock दे कैन गो फॉर सम एक्सरसाइजेज लाइक योगा और ब्रिस्क वॉक। हेवी इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। लेट इवनिंग्स में भी अगर 7 या 8 बजे के बाद वो करना चाहें तो दे कैन डू इट, बट प्रेफरेबली अगर इंडोर्स वो एक्सरसाइज करें तो दैट इज ऑलवेज बेटर। एक और ट्रेंड आजकल देखा गया है हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों कब इनमें से कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जो हीट एग्जॉशन है दैट इज द अर्ली स्टेज ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इज अ मोर एडवांस एंड सीवियर स्टेज बेसिकली। तो अगर हीट एग्जॉशन हो रहा है तो बेसिकली पेशेंट्स को वीकनेस, गिडनेस, चक्कर आना और हेडेक्स होंगे, थोड़ा उल्टी जैसी फीलिंग, इस तरीके के अर्ली सिम्टम्स आएंगे। तो उस टाइम पे आप पेशेंट को ORS पिला सकते हैं और हाइड्रेट कर सकते हैं उनको अच्छे तरीके से, एंड देन यू कैन फर्दर वॉच फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। बट हीट स्ट्रोक इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन। इसमें ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पेशेंट कंफ्यूजनल स्टेट में चले जाएंगे, बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे, उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ सकती है और कई बार तो बेहोश भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है देन दैट मीन्स अब हीट स्ट्रोक हो चुका है एंड इमीडिएटली आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं। आपने ये बिल्कुल सही कहा। नॉर्मली ये सिम्टम्स हम देखते हैं लोग पेशेंट्स में कि बुज़ुर्ग ज़्यादातर कंफ्यूज्ड बातें करते हैं या ज़्यादातर सोते हैं, तो लोग समझते हैं कि थक गए होंगे, आराम करने दो। बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादातर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमको ये सोचना चाहिए कि ये मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है? तो कौन सी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए? एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं बुजुर्गों में कि थोड़ा सा ज़्यादा सो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं या थोड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम नींद पूरी नहीं हुई होगी या थकावट होगी, बट दे कैन बी वेरी सीरियस साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाती है डिहाइड्रेशन में और उसकी वजह से पेशेंट्स इस तरीके से मेंटल स्टेट में, कंफ्यूजनल स्टेट में जा सकते हैं। तो इन साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कई बार पेशेंट्स खाना कम खा रहे होते हैं और इन्फेक्शन होता है, उनको कभी फीवर आ रहा होता है या लूज टूज वॉमिटिंग हो रहे होते हैं, तब भी पेशेंट्स कंफ्यूजनल स्टेट में जाने लग जाते हैं क्योंकि दे स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। तो उसकी वजह से ब्रेन जो है वो कंफ्यूजनल स्टेट में जाने लगता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स अगर आने शुरू हो गए तो दैट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि आप प्रॉपर हॉस्पिटल में ले जाके इवैल्यूएट करवाइए। ओके। और बहुत सारे ये भी देखा गया है, बहुत सारे एल्डरलीज मेडिसिन्स काफ़ी लेते हैं, जैसे बीपी की दवाई है या हार्ट की मेडिसिन्स हैं। तो क्या ये मेडिसिन्स भी हीट की वजह से इम्पैक्ट कुछ डिफरेंट तरीके से करती हैं और क्या ये भी मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है? यस, एब्सोल्युटली। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपने बीपी की मेडिसिन दे दी तो सडन बीपी ड्रॉप हो सकता है, चक्कर आ सकता है।
कई बार पेशेंट्स अगर किसी इन्फेक्शन से डील कर रहे होते हैं, पेशेंट को फीवर आ रहा होता है तो वो खाना पीना भी कम खा रहे होते हैं, तो उनका शुगर लेवल ड्रॉप होने का भी खतरा रहता है। ऐसे केसेस में अगर आपने डायबिटीज़ की मेडिकेशन उनको दे दी तो ऐसा हो सकता है कि उनकी शुगर ड्रॉप हो जाए, एकदम से घबराहट पसीना होने लग जाए, शुगर ड्रॉप हो जाए। सो यू हैव टू टेक केयर कि इस तरीके की कंडीशंस अगर हैं, आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों में कुछ भी इस तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो ऑलवेज गो एंड गेट दीज डोजेस टाइट्रेटेड, क्योंकि बहुत सारा गर्मी है या बीपी लोअर साइड चल रहा है तो हम इन मेडिसिन को होल्ड कर देते हैं। तो गो एंड कंसल्ट योर फिजिशियन कि क्या इन डोजेस को हमें चेंज या कम करने की ज़रूरत है। सेल्फ एडजस्टमेंट्स ना करें बिकॉज दैट कैन बी डेंजरस। ऑलवेज कंसल्ट अ प्रॉपर फिजिशियन। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि बुज़ुर्गों के मामले में अब सेल्फ मेडिकेशन और कम दवाई इस तरह से कर लें। एक और चीज़ देखी गई है, गर्मी का मौसम है तो कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिलाइए और ज़्यादा पिलाइए, एसी में रखिए। लेकिन कई बारी मरीज़ जैसे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं या किडनी के सिम्टम्स होते हैं, तब ऑलरेडी डॉक्टर ने वाटर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर स्टेट में उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए हाइड्रेशन को किस तरह से मॉनिटर किया जाए और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, डिहाइड्रेशन डेंजरस हो सकता है, वैसे ही ओवर हाइड्रेशन भी डेंजरस हो सकता है, स्पेशली किडनी एंड हार्ट पेशेंट्स में। तो यूजुअली जो किडनी और हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके फिजिशियंस ने उनको एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड बताया होता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज़। कभी 1.5 से 2 लीटर वो बताते हैं, कभी 2 से 2.5 लीटर बताते हैं। तो ऑलवेज स्टिक टू दैट। उससे ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन करना कैन बी डेंजरस। एंड ओवर हाइड्रेशन के जो कुछ सिम्टम्स एंड साइंस हैं उसका डेफिनेटली कीप अ चेक, लाइक कहीं सूजन आना शुरू हो जाए बॉडी पे, जैसे पैरों पे सूजन या फेस पे सूजन हो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, प्रोग्रेसिवली वेट गेन होता चला जाए। अगर इस तरीके की चीज़ें हार्ट या किडनी पेशेंट्स में हो रहा है तो डेफिनेटली अगेन यू नीड टू गो एंड विजिट योर हॉस्पिटल, विजिट योर डॉक्टर एंड डिस्कस इट विद हिम कि हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखी गई है, गर्मी के मौसम में खाना बनाने का घर में मन नहीं करता तो बाहर से खाना लेकर आते हैं, और अक्सर देखा गया है फूड और वाटर इन्फेक्शन लोगों को काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि हो जाता है। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? समर्स में फूड एंड वाटरबॉर्न इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, डायरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये सारे केसेस काफ़ी बढ़ने लग जाते हैं बिकॉज बैक्टीरिया को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो जल्दी मल्टीप्लाई करता है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ड्यूरिंग समर्स कि बाहर का खाना हम अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड अवॉइड करें। अगर हम बाहर से फ्रूट सैलड्स लाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से धो के खाएं, बाहर से कटे हुए फ्रूट्स एंड सैलड्स ना खाएं। हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हैंड को अच्छे से वॉश करें, प्रॉपर सोप से वॉश करें एवरी टाइम यू सिटिंग फॉर फूड। एंड पानी को भी बिल्कुल बॉइल्ड या फिल्टर्ड ही पिएं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग हैं और हमने उनके लिए केयर गिवर रखे हुए हैं, कोई नर्स रखी हुई हैं, तो और वो रेगुलर चेक कर रही हैं, तो कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जो हम जिस पे हम अलार्म रेज़ करें और जैसे ही वो साइंस और सिम्टम्स दिखें हम सीधा उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएं? कुछ वाइटल्स मॉनिटरिंग तो हमेशा होनी चाहिए एल्डरलीज की। जब जो भी आपके केयर गिवर उनको 5-6 चीज़ें ज़रूर बता दें। एक तो उनका फ्लूइड इनटेक कितना है, आउटपुट यानी यूरिन कितना आ रहा है, एकदम डार्क कलर यूरिन तो नहीं आ रहा। तीसरा बीपी अगर फॉल कर रहा है, पल्स रेट अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, पांचवा टेम्परेचर, अगर कंटिन्यूस फीवर आ रहा है तो अगेन बॉडी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो इन 5-6 जो साइंस हैं इनको क्लोजली ऑब्जर्व करें और वाइटल्स मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करें। इनमें से कुछ भी अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल एंड इमीडिएटली हाइड्रेट द पेशेंट। हमको घर पे जब हम एल्डरलीज़ के साथ रह रहे हैं तो हमें एक समर प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना चाहिए। क्या उसमें पॉइंट्स आप रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको रखने चाहिए और उसमें नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स क्या हैं? एक समर प्रिपेयर्डनेस प्लान का मतलब हुआ कि एक होलिस्टिक पूरा अप्रोच जो जी, होता है कि जी। ठंडे एनवायरनमेंट में रखें उनको, जी एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखें, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें उनका। जी
तीसरा कि जो उनकी मेडिसिन हैं वो रेगुलरली टाइम पे देते रहें, वाइटल्स मॉनिटर करते रहें उनकी कंटिन्यूसली, वाइटल्स को इग्नोर ना करें। और अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं, जो मैंने बताया आपको, कन्फ्यूजनल स्टेट, लेथार्जी, ड्राउजीनेस, इसको इग्नोर ना करें एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करें। सो दिस इज़ अ कंप्लीट समर प्रिपेयर्डनेस प्लान। सो घर पर हमको लगता है कि मम्मी पापा ठीक हैं, लेकिन कई बार ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जैसे नर्स हैं या कोई और प्रोफेशनल हैं वो देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जब हमें अलार्म रेज करना चाहिए और डॉक्टर के पास सीधा उनको लेके आना चाहिए? जैसे एक स्किन टर्वर होती है, स्किन की इलास्टिसिटी देख लेते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, टंग देख सकते हैं आपकी टंग कहीं डिहाइड्रेटेड ना हो, और बीपी का पोस्चरल ड्रॉप, लेटे हुए पेशेंट का बीपी नापे और फिर वो एकदम से खड़े हुए तो अगर मोर देन 20 mm का ड्रॉप है सिस्टोलिक बीपी में तो दैट कैन बी सिग्निफिकेंट। पल्स रेट का धीरे धीरे बढ़ना, स्लो राइज ऑफ पल्स, ठीक है, दैट कैन बी अ डेंजरस साइन। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अगर आपको कोई कंफ्यूजनल स्टेट लग रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं या बिहेवियर में कुछ चेंज दिख रहा है, तो इन साइंस को डेफिनेटली यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन एंड देन कंसल्ट अ फिजिशियन। और लास्ट में डॉक्टर साहब, समर हेल्थ के बारे में कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी पॉइंट्स जो हम समराइज़ कर सकें, जो हम सबको बता सकें? तो बेसिकली टू समराइज मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्मी को एक सीजनल डिस्कम्फर्ट ना समझे, बिकॉज गर्मी कभी कभी साइलेंट डैमेजेस कर सकती है जी, स्पेशली हमारे एल्डरलीज में, क्योंकि उनका नेचुरल अलार्म मैंने बताया वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। कीप देम वेल हाइड्रेटेड, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एंड इन केस कोई वार्निंग साइन एंड सिम्टम मिलता है, जैसे मैंने बताया था मेंटल स्टेट में चेंजेस दिखते हैं, इमीडिएटली टेक देम टू द हॉस्पिटल। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वप्निल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको, और हम लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, स्पेशली जिन लोगों के घर में बुज़ुर्ग हैं और एल्डरलीज़ के साथ वो रह रहे हैं, उनको ये पॉइंट्स काफ़ी यूज़फुल लगेंगे। 44 डिग्री का टेम्परेचर एक मौसम का बदलाव नहीं, एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्गों के साथ रह रहे हैं। प्यास का ना लगना या भूख ना लगना और कुछ भी जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखकर हमको इन बातों का ध्यान रखना है जो उन्होंने बताया है, और मेडिकल इमरजेंसी का ध्यान रखना है कि कब ये साइंस और सिम्टम्स किस वक्त ये मेडिकल इमरजेंसी में बदल जाए। Thank you for watching. Like, share, subscribe and stay tuned with House Vitel.